3 दिनों की जेल तो होगा कुर्सी का खेल। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सवाल कल से गूंज रहा है। 30 दिनों की जेल पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों की कुर्सी छीनने वाली 3 विधेयकों को आज राज्यसभा ने भी संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया है। ये हमारे संविधान का 130वां संशोधन है जिसके तहत इसे लाया जा रहा है। लेकिन कल जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन के इन 3 बिलों को रखा है, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि विपक्ष की ओर से अब सरकार चोरी के इरादे के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मध्य युग में ले जाने वाला कदम बता दिया है। सवाल यह है कि जिन विधेयकों के दायरे में प्रधानमंत्री भी हो, उन पर विपक्ष इतना डरा हुआ क्यों है? जेल जाने पर सरकार में नहीं रहने के कई बड़े उदाहरण हैं, तो नैतिकता के उसूलों को कानूनी वैधता देने में क्या हर्ज है? इन्हीं सवालों के बीच जब आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, तो लड़ाई ऐसी है कि स्पीकर की चाय पार्टी में प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। क्या ये नए दौर की वो सियासत है जहां सिर्फ हंगामा है? क्या ये वो दौर है जहां पर चाय भी कड़वी लगने लगी है अगर वो पार्टी किसी और की हो? हल्ला बोल में आज चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हैं, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और जेडीयू समर्थक के तौर पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ माननीय सांसद महुआ माझी जी भी जेएमएम का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जुड़ गई हैं। बीजेपी के भी नेता कुछ देर में हमारे साथ शहजाद जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खाई ऐसी है कि संसद के पूरे मॉनसून सत्र में ना तो सार्थक चर्चा हो सकी और ना ही औपचारिक संवाद का कोई पुल बचा। कार्यसूची में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ चाय की पार्टी में विपक्ष का कोई सांसद नहीं पहुँचा और शालीनता को बनाए रखें। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान काफी गंभीर है। उन्होंने एनडीए सांसदों के बीच कहा कि विपक्ष बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे रहे। विपक्ष में खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अभी बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष की ओर से निजी हमला हुआ है। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना। मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। जेपीसी में भेजे जा चुके जेल से सरकार चलाने से रोकने वाले संविधान संशोधन के 3 बिलों के बहाने अमित शाह पर प्रहार हुआ था। 3 संविधान संशोधन बिलों को विपक्ष वोट चोरी के आरोपों की तर्ज पर सरकार चोरी का हथियार कहने लगा है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी कर रही है और इस बिल के माध्यम से सरकार चोरी करेगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पॉलिटिकली ये आप प्रतिशोध ले रहे हो, पॉलिटिकली आप सारी चीजें आपकी ये पॉलिटिकल वेपन इसे बना रहे हो। पीएम, सीएम और मंत्रियों को दायरे में रखने वाले इस बिल को पहले से जेपीसी में भेजा जाना था, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद मिलकर संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के विरोध की लकीर बहुत गहरी है। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. ये तो नीतीश जी के लिए ला रही है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ला रही है। ये लोगों का केवल यही काम है, ब्लैकमेल करो। ईडी के केस में पीएमएल एक्ट लग जाए तो बेल तो हो ही नहीं सकता जल्दी। तो ये सब तो टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। देश को बनाने का काम करना चाहिए, तो ये लोग बिगाड़ रहे हैं। अभी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति गिरफ्तार हो तो जेल जाए। और इसी आधार पर पद पर बने रहने का सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का है, जो जेल में रहने के दौरान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे थे और जमानत पर छूटने के दौरान इस्तीफा न देने की दलीलें गिनवाई थी।
तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों। अब ये 3 नए बिल सरकार से विपक्ष की तकरार के नए मसले बने हैं। विपक्ष के ऐसे तेवरों की वजह से संसद सत्र में सिर्फ हंगामा और स्थगन होता रहा। कभी बिहार में वोटर रिवीजन पर, कभी सीज फायर के ट्रंप के दावों पर, और इन्हीं परिस्थितियों के बीच दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल संसद सत्र के आखिरी दिन पोस्टर के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए, और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। संसद देश की आवाज होती है, लेकिन इसे सिर्फ अखाड़ा मानने वाली राजनीति सिर्फ शोर को जनता की आवाज मानने की भूल कर रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से है। देखिए, विपक्ष अब इसको सरकार चोरी तक के आरोपों तक ले जा रहा है कि आप इस बिल के जरिए कुर्सी का खेल करने वाले हैं, उनका आरोप है। और दूसरी तरफ एक हिस्सा विपक्ष का यह भी है जो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आर्म ट्विस्टिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। क्या वक्त बदला है, क्या सियासी धर्मांतरण या यूटर्न देखने मिलता है कि जो रामलीला में बैठकर 14 मंत्रियों के बिना एफआईआर के इस्तीफे मांग लेते थे, जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे, आज वो झाड़ू से दारू तक, अन्ना से लालू तक, पाठशाला से मधुशाला तक आए हैं। तो पंजाब में लोकपाल बनाना तो दूर की बात, पर उनका पूरा गिरोह जो है उन कानूनों की मुखालफत कर रहा है जिससे कि राजनीतिक शुचिता तय होगी। देखिए, संविधान निर्माताओं ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि अगर किसी पे आरोप लगता है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी का या एल.के. अडवाणी जी का या मदन लाल खुराना जी का एक पैमाना ना तय करते हुए 150 दिन से सरकार तिहाड़ से चलाएगा और 2 कोर्ट के आदेश आएंगे उसके ऊपर। एक हाई कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल इंटरेस्ट को आप आगे रख रहे हो। सेंथिल बालाजी तो 8 महीने तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। के.एम. मुंशी की डिबेट उठाकर देख लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे स्थिति में लोगों को अपने आप से इस्तीफा दे देना चाहिए। पर ना, वो सारे नैतिक मूल्यों से छोड़कर अब बोलते हैं कि टारगेटिंग के लिए। तो 3-4 लॉजिकल पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। प्रधानमंत्री को क्यों रखते अगर टारगेटिंग करनी होती? अच्छा अंजना जी, लॉजिकल पॉइंट 2, आज की तारीख में सीएम किसके ज्यादा है? 14 बीजेपी के हैं। मंत्री किसके ज्यादा है? बीजेपी के हैं। विपक्ष के कितने हैं? 3 कांग्रेस के और एक आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके वगैरह के। अच्छा, जेल में डालने का काम एजेंसी करेगी, रखने का काम कौन करेगा? कोर्ट या मोदी जी या अंजना? ये तो कोर्ट का फैसला। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं बचा ना। दरअसल क्या चाहिए इनको कि राइट टू लूट। अंजना जी, राइट बहुत देती थी कांग्रेस। ये राइट टू लूट वाला जो है ना, मेरा परिवार करे भ्रष्टाचार, मैं इसको कहूं अपना शिष्टाचार, ये मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं मचाऊं हाहाकार और बहिष्कार। आज बहिष्कार पे आ गए, बताइए। मतलब चाय का बहिष्कार, शुभांशु शुक्ला जी का बहिष्कार, हमने देखा था रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बहिष्कार, जीएसटी के स्पेशल सेशन का बहिष्कार, द्रौपदी मुर्मू जी के पहले संबोधन का बहिष्कार। अरे क्या क्या बहिष्कार करोगे? आज कानून का भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसका बहिष्कार। मैं 2 और पॉइंट पूछना चाहता हूं। आज ये जो कहते हैं कि हम टारगेटिंग कर रहे हैं, अभी अभय जी बैठे हैं, यही अभय जी 6-7 महीने पहले ये कहते थे कि केजरीवाल बिल्कुल सही गया है जेल में, और यही प्रियंका कक्कड़ कहती थी अभय दुबे जी की जो पार्टी है ना, भूपेश बाघेल वाली, छत्तीसगढ़ में, इन्होंने शराब घोटाला किया है, इनको जेल में जाना चाहिए। तब ईडी की कार्रवाई एकदम चमत्कार, और मुझ पर हो तो मैं कहूं गुनहगार। ये अद्भुत है इनका हिपोक्रेसी यार। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कानून जो आ रहे हैं, ये तो अब जेपीसी में गए हैं ना, जेपीसी में आप अपनी राय दे दीजिए। उसमें अब पार्लियामेंट को स्टॉल करना और पार्लियामेंट के बाद जो कन्वेंशन होता है उसको तक नहीं मानना। और चलिए, हमसे तो इतनी तकरार, शुभांशु से क्या थी तकरार, रेड फोर्ट पे सेलिब्रेशन से क्या थी तकरार। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कानून पे नहीं, ये दरअसल भ्रष्टाचार बचा। और देखिए, अब ये एसआईआर पे भी इन्होंने हंगामा किया था। एसआईआर पर 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड, एसआईआर पर तो झूठ का प्रचार भी उसका हुआ है, एक्सपोज है यार।
अब वो संजय कुमार से, सीएसडीएस से जो इनका रिश्ता और याराना और सैयारा था वो भी सामने आ गया, और रंजू देवी का बयान भी सामने आ गया। उसके बाद भी पार्लियामेंट को हॉस्टेज बनाया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और बिहार से एक कंप्लेंट नहीं आ रही 65 लाख लोगों पे, सब कंप्लेंट जो है दिल्ली से आ रही है। महुआ जी, आपने सबसे पहले हाथ उठाया था, इसके बाद अभय जी आऊंगी। महुआ जी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, हेमंत सोरेन जी हो, उन्होंने इस्तीफा दिया था ना सीएम के तौर पर। जयललिता मुख्यमंत्री तमिलनाडु की, 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया। फिर ये शुचिता की बात सिर्फ कहने के लिए कही जाएगी क्या? उसको सही करने में क्या है? जेल से सरकार चलनी चाहिए तो हेमंत जी ने क्यों नहीं चलाई? देखिए, शुचिता की बात हम लोग करते हैं, राजनीतिक शुचिता की, तभी तो उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन आप सोचिए कि 5 महीने तक ईडी के माध्यम से एमपी इलेक्शन के पहले एक जनप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में रखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने पर वो बाहर आए और ये देखा गया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 5 महीने तक उन्हें निर्दोष एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। ये कानून अगर पहले आ गया होता, आप सोच सकते हैं कि 30 दिन के बाद तो उनकी सदस्यता चली जाती। उन्होंने रिजाइन किया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही उन्हें गिरा दिया जाता, बाद में ये साबित होता कि वो निर्दोष हैं। तो ये कानून कितना खतरनाक है। अभी आपने कहा कि ज्यादातर मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, मैं मानती हूँ मंत्री भी भाजपा के हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन के पहले किस तरह से भाजपा में जो लोग आ गए, जो भ्रष्टाचारी जिन्हें कहा गया, किसी पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, उन्हें भाजपा ने अपने में मिला लिया, चाहे डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके किसी को मंत्री भी बना दिया गया, और उनके सारे केसेस भी कई बार बंद हो गए, कुछ उसे बत्ता खाते में डाल दिया गया। तो ये सब कुछ होता है, तो इसीलिए विपक्ष डर रही है कि भाजपा अपने लोगों को तो बचा लेगी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं खुलेगी, क्योंकि सारी एजेंसियां, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि सारे एजेंसियां, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कहीं ना कहीं वो तटस्थ और निष्पक्ष भाव से काम आजकल नहीं कर रही है। जैसा कि टीएन सेशन के समय में चुनाव आयोग था, वैसी पारदर्शिता नहीं देखी जा रही है, जिसकी वजह से एसआईआर पर आरोप, उसको लेकर हंगामा हो रहा है। और डर इसी बात का है कि जो विपक्ष के लोग होंगे उन्हें डरा के, धमका के, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हो या कोई भी हो, इस तरह के जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं या जिनसे वो नाराज है, या जिस स्टेट में डर है कि वहां की सरकार फिर से बनेगी, वहां के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को इसी तरह से केंद्र सरकार हटा के या डरा के, धमका के अपना सरकार बनाना चाह रही है। मैं लौट रही हूं। पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है प्रियंका जी, वैसे तो सारा बखेड़ा आप ही की पार्टी का किया हुआ है। मैं आ रही हूं मैम आपके पास। एक बार अभय जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, एक बार उनसे प्रतिक्रिया में ले लूं। अभय जी, प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया, चाय कड़वी लगने लगी। शुभांशु शुक्ला भारत के प्रतिनिधि के तौर पर गए, उनका जश्न भी आपको खराब लगने लगा। मतलब अगर आजादी दिवस में भी विपक्ष शामिल होने को तैयार नहीं है, यहां से करते करते अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे तो आप भी कहते थे कि भाई ऐसा हमने देखा नहीं कि जेल से सरकार चला रहे हैं, ये कानून आए तो क्या गलत है? और वापस अगर कोई निर्दोष साबित होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी उनको फिर से पद दे सकती है। अंजना जी, जिनके किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हमें नसीहत देने। देखिए, बगुला भगत कैसा नैतिकता का चोला ओढ़कर आया। सबसे पहले सत्ता में आते ही गवर्नर खेलकर सत्ता चुराने की कोशिश की। मणिपुर से गोवा तक बहुमत नहीं था तो गवर्नर के माध्यम से सत्ता चुराई। उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक सीबीआई खेलते रहे, ईडी, सीबीआई। अबे जी आपको टोक रही हूँ सर, एक सेकंड। आप जहाँ बैठे हैं ना सर, एक जहाँ बैठे हैं ना सर, वहाँ बहुत आवाजें आ रही है। मुझे लगता है कि आप कहीं बाहर में है, वो बहुत सारी आवाजें हॉर्न वगैरह की आ रही हैं। थोड़ी सी अपनी जगह बदल सकते हैं क्या? नहीं अंजना जी, बहुत कठिनाई से मैं रास्ते में हूँ। यहाँ अच्छा बोलिए बात पूरी कोशिश करूंगा मैं थोड़ा लाउडली बोलूं ताकि बोलिए ऑडियो नहीं है। अंजना जी, इस सरकार ने खोके का खेल कर सत्ता चुराई। ईडी, सीबीआई नहीं देखा क्या देश ने? भाग मुकुल भाग सीबीआई आ रही, अपने में शामिल करा लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर सच में सरकार एक्शन लेती तो वो भी चक्की पीसिंग कर रहे होते। जैसे इन्होंने कहा था ना कि चक्की पीसिंग, क्या हुआ उनका? पवार साहब का, जिन पर आरोप लगाते थे, ईडी ने नोटिस इशू किया, प्रेस रिलीज दिया कि सुनेत्रा पवार और अजीत दादा पवार जेल में चक्की पीसेंगे। क्या हुआ उनका?
क्या हुआ यामिनी यादव का, हसन मुंशिफ का, प्रफुल्ल पटेल का, सारे पापी अपने में शामिल कर लिए और स्वांग रचते हैं कि साहब 30 दिन। क्यों डर सता रहा है बाप को? ये वोट चोरी पकड़ी गई ना बिहार में इनकी, तो मुख्यमंत्री चुराने के लिए कानून लेकर आ गए कि सीधे मुख्यमंत्री चुरा लो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम पकड़ा गया। अब तो आय बंद हो गई इनकी, छापा मारो और चंदा लो वाली नीति तो फेल हो गई। तो अब कह रहे हैं कि साहब अब सीधे मुख्यमंत्री चुरा लेते हैं हम इनका, प्रतिपक्षी दलों का। अरे साहब, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हम ये मानते हैं कि जब तक वो सजा याफ्ता नहीं होगा तब तक वो निर्दोष है। ये बेसिक सिद्धांत है। और इतना मुखौटा लगाते हो साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लेके आई थी, सर्वोच्च अदालत ने कह दिया जेल में रहकर नहीं लड़ सकते, तो एक अध्यादेश लेकर आ गए 2002। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अभय जी, मैं लौट रही हूँ। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है सर, बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाज आ रही है, प्लीज इस दौरान अपनी जगह अगर आप बदल लेंगे, थोड़ी शांत जगह पे प्लीज चले जाइए। प्रियंका कक्कड़ जी दरअसल रुक जाइए, शहजाद जी सब लोग बोल रहे हैं, एक बार सत्यप्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका जी, सारा करा धरा आप ही के मुख्यमंत्री साहब का है, कितने दिन बाद इस्तीफा दिए? चुनाव के पहले, रिहा होने के बाद 180 दिन बाद, सत्येंद्र जैन 274 दिन के बाद इस्तीफा। इसका क्या मतलब है? और जो वी सेंथिल बालाजी का तमिलनाडु के मंत्री का मामला था, उन्होंने 243 दिन बाद दिया था। तो वहीं से तो पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। जेल से सरकार कैसे चल सकती है? हाँ, बखेड़े की बात ही नहीं है। हमारा संविधान तो कहता है आप जेल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अब तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था। बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ईडी को क्रूक की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बंद पिंजरे में तोते की तरह काम कर देना बंद कर देना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी के केस को 3 साल इन्होंने प्रताड़ित किया, आज तक कुछ नहीं मिला। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है। तो अगर आपको बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें सारे करप्ट लोग आके शामिल हो जाते हैं और धुल जाते हैं, अगर ये शुचिता की बात करती है, ब्रिजभूषण जनता पार्टी जिस पार्टी में इतने सारे एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर 5 साल से ऊपर वाले केसेस हैं पर कोई अरेस्ट नहीं होता, तो आपको दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली दिखनी चाहिए। और मैं बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन देती हूं इस बात का, ये अगर सच में सुचिता चाहते हैं ना, हाँ। उसी प्रोविजन में ये ऐड कर दे कि अगर कोई ये प्रूव होता है कि सारे केस फर्जी थे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे संजय सिंह जी के खिलाफ फर्जी था, तो जिसने उस केस को चलाने की सहमति दी, जिसने हस्ताक्षर किए जैसे एलजी ने, जिसने कंप्लेंट झूठी डाली जैसे विजेंद्र गुप्ता ने, इन लोगों के ऊपर भी केस होंगे। क्योंकि आप समझें, ये 30-31 दिन का रूल जो ये आपको बता रहे हैं झूठ, आके शपथ तो फिर एलजी नहीं देनी है ना। एलजी कभी देंगे शपथ जिसके खिलाफ उन्होंने झूठी कंप्लेन की? तो इसलिए उसी प्रोविजन में डाल दें, हाँ। कि अगर केस झूठा निकला तो उन लोगों को भी उतनी सजा होगी जितनी सजा निर्दोष लोगों को हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, इनमें से कितने केस खत्म हो गए हैं? सिर्फ सरकारें तोड़ना चाहते हैं। इनमें से कितने केस खत्म हो गए? क्लोजर रिपोर्ट डलनी शुरू हो गई है। आप अंजना जी, पीएमएलए के केस में आप किसी बड़े वकील को बिठाकर पूछ लीजिएगा रेगुलर बेल का मतलब क्या होता है। पीएमएलए के केस में यह तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है और ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। आप सोचिए, ऐसी फाइंडिंग्स आई है हमारे केसेस में। उसके बाद ये बस इतना सा सुझाव मेरा मान लें कि उसी प्रावधान में एक चीज और ऐड कर दें कि अगर केस झूठा निकला तो जिसने वो केस बनाया, जिसने केस चलाने की अथॉरिटी दी, ठीक है, उसके ऊपर भी उतनी ही सजा होगी। ये सवाल आपकी तरफ से मैं शहजाद जी से पूछ लूंगी, लेकिन ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपके कंधे पे बंदूक रखी जा रही है, मतलब जेडीयू के कंधे पे, कह रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार विपक्ष में रहकर सरकार चला चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी रहे और मनमोहन सिंह सरकार जी के खिलाफ भी हम सरकार चला चुके। कोई ईडी और सीबीआई का परिंदा हमारे घर दस्तक देने नहीं आया। सवाल है नैतिकता का और शुचिता का कि क्या भारतीय राजनीति में मंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा, मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चलाएगा। 5 अप्रैल 2011 को यही पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली है, इन्होंने भारत के सरकार से डिमांड किया कि जन लोकपाल बिल बनाइए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करिए। और यही 5 गैर संवैधानिक लोग, 5 लोग थे समाज से, अरविंद केजरीवाल, संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये चल गए। कांग्रेस ने स्वीकार किया चलो मिलकर कानून बनाते हैं, तो कानून बना नहीं, प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। एक सवाल है इस जनतंत्र का
कि क्या कोई मंत्री और मुख्यमंत्री जो जनता के बीच वोट मांग करके मुख्यमंत्री मंत्री बनता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जब वो जेल में रहेगा तो क्या जनता जेल पहुंचेगी उनसे अपने कार्यभार के लिए कि ये मेरा काम है, आपको ये काम करना है? इस नैतिकता पर बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया, सिर्फ केजरीवाल जी ने मान लीजिए नहीं दिया। तो इस कानून की अब जरूरत है कि आप 30 दिन तक, या चलिए उसको हो सकता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उस समय को लेकर के कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस पद पर नहीं बने रह सकते हैं, आप जेल में भी रहेंगे और सरकार कैसे चलेगी? यह संवैधानिक संकट है। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो बेल की कंडीशंस क्या अप्लाई थी कि आप मुख्यमंत्री तो हैं बट मुख्यमंत्री जैसा काम नहीं कर पाएंगे। और ठीक यही फैसला इंदिरा गांधी जी के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। प्रधानमंत्री तो आप हैं, एमपी तो हैं आप, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी लागू कर दिया। तो केजरीवाल जी या और भी जो भी पार्टियां हैं, उस देश की तमाम पार्टियों के कांधे पर लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी बनती है कि क्या कोई आरोपी गंभीर मसले में जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है वो पद पर बने रहेगा? यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पद मिला है कार्य करने के लिए और जेल से वो कार्य कर नहीं पाएगा। प्रियंका जी का एक डाउट है कि क्या उसको फंसा दिया जाएगा। आप समझिए, कोर्ट जेल भेजती है, अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया मसले में यह लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है, जुडिशियल कस्टडी जरूरी है, आगे जांच होनी है, क्योंकि व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो व्यक्ति जेल में होगा। कई ऐसे मसले हैं जिसमें सजा नहीं हुई और बहुत सारे लोग जेल में गए, जैसे भी साध्वी का ले लीजिए, जैसे वो एक केस है मुंबई बम ब्लास्ट का। ऐसी स्थिति होती है, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उनके वकील ऐसे ऐसे होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे अगर लगेगा कोर्ट को कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि प्रथम दृष्टया मसले में दम नहीं है, या केस को खारिज कर देना चाहिए, तो कानून में सारे प्रावधान है। लेकिन इस बात पर विपक्ष का तुरंत पूरा खिलाफ हो जाना, वैसी पार्टियां खिलाफ होगी जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकार गिराने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल की कौन सी सरकार गिर गई? पंजाब में आपकी सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलती रही, पर अभी का ये कानून रहता तो 30 दिन के अंदर उनकी वो ठीक है, बर्खास्त माने जाते हैं। नहीं, वो तो बर्खास्त नहीं, वो पद से इस्तीफा देंगे, सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे, वो सदस्य बने रहेंगे। आप एक चीज समझिए, झारखंड की सरकार चली ना, जयललिता जी जब इस्तीफा दिया उन्होंने, सरकार चली ना, ममता बनर्जी के एक मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घर में पैसा निकला, ममता बनर्जी ने उस मंत्री को हटाया ना, पार्टी से निकाला ना। अगर सुचिता इस पर नहीं बनी रहेगी तब तो क्या चाहते ये लोग कि सारे मंत्री जेल में रहे। अब देश में एक मिनट पूरा कीजिए जल्दी, सारे मंत्री मुख्यमंत्री जेल में रहे, जनता भटकती रहे, कहां है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा काम कैसे होगा मंत्री जी? वो तो फाइल मंगवाते थे जेल में, जेल में फाइल मंगवाते थे, जेल में फाइल मंगवाते थे। एक मिनट, ये डेटरेंट जरूरी है अंजना जी कि ऐसा कानून हो कि मंत्री मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसा नहीं हो सकता है कि केजरीवाल जी पर आरोप लगेगा और उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये वही केजरीवाल जी है ना जो कहते थे सोनिया गांधी को पकड़ लो, इंटरोगेट करो, बताइए पैसा कहां है। ऐसी ऐसी भाषा, 16 के 16 मंत्री का नाम लिख के टांग के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठ गए, सबको गिरफ्तार करो। मतलब वो जज बन गए, वही सब कुछ गवाह बन गए, वो ठीक था। लेकिन अब यदि आरोप लगा है, प्रियंका जी प्लीज, आप तो कानून की जानकार हैं, अगर आरोप लगा है तो जवाब तो देना होगा। आप कह रहे कि नहीं फंसा दिए जाएंगे, कांग्रेस कह रही है, गलत कह रहे हैं। 48 से ज्यादा बार 356 का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने आधी आधी रात में किया इस देश की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए और तोड़ने और खरीद फरोख्त के लिए। वाजपेयी जी ने अगर एंटी डिफेक्शन लॉ पास नहीं किया होता और मंत्रिमंडल की संख्या सुनिश्चित नहीं की होती तो जंबो कैबिनेट बना बना करके आधी आधी रात में सरकारें गिराई जाती थी। मुझे आज भी याद है जगदीप पाल को रात में बना दिया गया, हाईकोर्ट ने हटाया। क्या हुआ था झारखंड में? तो ये कांग्रेस दुहाई ना दे कि सरकारें कैसी उसने गिराई और उलझाई है। देश आगे बढ़ेगा, इसके लिए ये कानून जरूरी है। वो तो कह रही है कि अगला शिकार आप लोग होइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, नीतीश जी 45 साल से राजनीति में। लेकिन ये जो शुचिता आप ला रहे हैं, ये जो शुचिता आप शहजाद जी ला रहे हैं, इसका जवाब मैं प्रियंका जी से लूं, शुचिता आप ला रहे हैं, ये बड़ा पार्शियल दिखता है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में से 94 पर क्रिमिनल केस है, सीरियस क्रिमिनल केसेस 63 पर है, यानी 26%। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों में 49 सांसदों पर क्रिमिनल केस है, 32 पर क्रिमिनल केस है। सीरियस क्रिमिनल केस में कह रही हूं। सीरियस क्रिमिनल केसेस क्या क्या होते हैं? रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 32%।
कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का भी ऐसे ही 46% है, 17 सांसदों पर सीरियस क्रिमिनल केस 37 में से। टीएमसी का 7 पर है 24%, डीएमके का 6 पर है 27%। मैं सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात कर रही हूं। फिर ऐसे में ये तो मतलब ये पार्शियल हुआ ना ये मामला। अंजना जी जवाब देने का अवसर मिलेगा, मैं दे दूं जवाब। अभी आपके सवाल से शुरू करूंगा और फिर मेरे भाई अभय जी और मेरी बहन प्रियंका के सवालों का जवाब दूंगा। देखिए अंजना जी, एक चीज थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, 2014 से पहले जेल कौन जा रहा था? लालू जी जेल गए 96-97 में, कांग्रेस की सरकार। 2013 में पहली बार कन्विक्ट हुए, कांग्रेस की सरकार। जेएमएम ब्राइबरी स्कैंडल में कन्विक्ट हुई, कांग्रेस या उनकी सरकार थी। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज आपको एक इनपुट दे देता हूं। लालू जी की पार्टी की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल ठीक है, प्रधानमंत्री थे, लालू जी जेल गए। सत्या मेरे भाई, मैं अपनी बात पूरी इनपुट डाल दिया मैंने आप। हाँ, मैं आपके इनपुट को स्वीकारता हूं। जेडीयू हमारा बहुत सम्मानित साथी है। डीएमके के मंत्री पहली बार जेल गए, यूपीए की सरकार। कलमाड़ी गए जेल में, यूपीए की सरकार। तो तब भी उन्हीं के लोग जा रहे थे, आज भी उन्हीं के लोग जा रहे हैं। अब दो पॉइंट मुझे डील करना है जो अभय जी ने कहा और प्रियंका जी ने कहा। अभय जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अंजना जी ये फैक्ट सुन लीजिए, सुनिए। should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. देखिए अभय जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं दिन रात कि वो भी सांसद बने। कांग्रेस से तो नहीं बन पाएंगे, पर शशि थरूर सांसद है, उन्होंने तो बोला कि ये कोई रॉन्ग नहीं लगता। अब शशि थरूर जी के ऊपर वो राजा वाला डेमोक्रेसी अप्लाई हुआ है राजन्ना की तरह, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने कहा वोट चोरी की बात जो है वो सामने आ गई, इसको छिपाने और दबाने के लिए हमने ये पूरा शगुफा रचा है। आपको याद है अंजना जी, एक साल पहले डिबेट जब इलेक्शन कमीशन पे होती थी तो वो ईवीएम नाम की चिड़िया बहुत आती थी डिबेट में। आजकल तो ईवीएम आना ही बंद हो गया। अब ईवीएम से संतुष्ट है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम पे एक्सपोज हो गए कोर्ट के द्वारा तो वोटर लिस्ट पे आए। वोटर लिस्ट में संजय कुमार, सीएसडीएस और रंजू देवी ने एक्सपोज कर दिया तो अब वो आ गए कि सत्ता चोरी के लिए लाया गया है। भाई मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूं अभय जी, फिर से बताइए एक बार कि ये क्या अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चला रहे थे वो सही था गलत था? उसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। अब प्रियंका जी के सवालों पे आते हैं। प्रियंका जी ने बोला कि देखिए ये जो प्रावधान इसमें जो है बना दीजिए कि हमारे साल जो बिगड़े हैं वो दूसरे जो व्यक्ति ने कंप्लेंट डाला है उसको उतनी सजा मिल जाए। प्रियंका जी अद्भुत सुझाव है, आपके जेपीसी में मेंबर होंगे उनको दीजिएगा, पर यह बताइए कि सत्येंद्र जैन पूरी तरह क्लीन चिट पाए गए क्या? उनके ऊपर ईडी और डीए का केस है। सुन लीजिए प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 10-15 सेकंड उसके लिए माफी मांगने 15 सेकंड प्रियंका जी 15 सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोलता। उसके लिए नाक रगड़िए। अंजना जी कैन वी डू दिस इन अ मोस्ट सिविलाइज्ड वे? मैं सिविलाइज्ड जिसमें डली बाकी भी क्लोज होंगे। अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सिविलाइज्ड डिबेट पूरा कर ले, जल्दी बोलिए। अंजना जी जो डीए का केस है, ईडी का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि प्रथम दृष्टया सत्येंद्र जैन गिल्टी है। अरविंद केजरीवाल इज आउट ऑन कंडीशनल बेल। ये एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको बेल जब मिली भी तो ऑफिस तक जाने का उनको प्रोविजन नहीं था। हेमंत सोरेन जी पर भी ये प्रोविजन नहीं रखा। आज भी कोई केस क्लीन चिट नहीं। और लास्ट बात प्रियंका जी, बाकी छोड़िए ना, वो लोकपाल का क्या हुआ पंजाब में, जरा बताइए जरा। और लालू जी तो कन्विक्टेड करप्ट है, वो तो आज जेल से बाहर रहकर अध्यक्ष बने हुए। बंगारू लक्ष्मण ने तो केस शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है, करप्ट है, आपके इंडिया अलायंस में साथी है। अंजना जी अब मैं आपको एक रेटोरिक ही चल रहा है, छोड़ दीजिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ नहीं, लेकिन पद पर रहने व्यक्ति, अभय जी आ रही हूँ, अभय जी आ रही हूँ एक बार, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा हमला किया है आप। लेकिन सुनिए ना, आप बोलिए, आप ही बोलिए। लेकिन बात पद की है ना, कि क्या वो व्यक्ति किसी तरह से जांच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, नहीं कर सकता है। और उनके सीएम रहते हुए मतलब एक तरह से सारे लोग उनके सामने ही रहेंगे ना, झुके रहेंगे, तो ऐसे में परिस्थितियां बदलेंगी। ये भी तो एक मामला है ना। सिर्फ आप अपने सीएम की क्यों सोचते हैं? आप बताइए कि अगर बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहता है, मुख्यमंत्री